WPL ऑक्शन देखने के बाद ना एक डायलॉग बहुत फेमस मूवी से आता है याद, वो है जा सिमरन जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। गुजरात जायंट्स से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं करता। बताइए कौन? स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और इसी तरीके से जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी का जो फेमस डायलॉग है ना, वो सिमरन शेख के लिए बना है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की एक ऑक्शन के अंदर प्राइस मिली है उनको गुजरात जायंट से, just because of her middle order batting abilities, because of her good fielding abilities and मुंबई जो T20 डोमेस्टिक कंपटीशन जीता है उसके बाद तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इस तरीके से इतने अच्छे दाम पर एक अच्छी क्वालिटी टीम में जाना आई थिंक मस्ट बी अ ड्रीम कम ट्रू। पहला सीजन जरूर खेली थी WPL का, सेकंड सीजन में नहीं थी पार्ट, लेकिन थर्ड सीजन में आते आते इतना कमांडिंग प्राइस के साथ वो गुजरात जायंट्स के साथ, डिएंड्रा डॉटन के साथ गुजरात जायंट्स की टीम में शामिल हुई है। गुजरात जायंट्स जिन्होंने भरपूर एक अच्छा खासा पर्स के साथ गए थे ऑक्शन के अंदर, तो उनके पास ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी एक अच्छे खासे दाम, एक प्राइस वॉर के लिए जाने के लिए। लेकिन जब डिएंड्रा डॉटन का नाम आया तो उन्होंने कहा हम छप्पर फाड़ कर खर्चेंगे, और डिएंड्रा डॉटन को अपने पास पहले ही बुला लिया। पहले डिएंड्रा डॉटन अपने पास लेकर आए, फिर सिमरन शेख को अपने पास लेकर आए, एंड टुवर्ड्स द एंड डैनियल गिब्सन को भी अपने पास लेकर आए, जो कि मुझे लगा सबसे अच्छा एक पोजीशन है, क्योंकि एक ऑलराउंडर, एक मिडिल ऑर्डर बैट, एक फास्ट बॉलर, उनके पास जाना मतलब बहुत सोची समझी एक प्लानिंग। ऑफकोर्स जो स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथन किया है, जो अपॉर्चुनिटीज़ थी टीम के अंदर उसको प्लग किया है, एंड इस समय गुजरात जायंट्स खुश होना चाहिए जिस तरीके का उन्होंने शॉपिंग करी है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम बनाई है। उसके अलावा नाम तो काफ़ी सारे थे। ऑफकोर्स एक 16 ईयर ओल्ड प्लेयर को 1.6 करोड़ अगर मिलेंगे, वो भी तमिलनाडु से खेलती हैं, विकेट कीपर एबिलिटीज़ उनके पास हैं, लेकिन कामिलिनी जो है मुंबई इंडियंस ने बहुत सोच समझ के उनके ऊपर पैसा खर्च किया है। आई एम श्योर उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ देने की सोचेंगे भी। लेकिन बड़ी खबर जो थी ना वो ये थी कि एक 16 वर्ष के खिलाड़ी को 1.6 ईयर, जितनी उम्र एक बीच में डेसिमल लगा दीजिए और आगे 6 लगा लीजिए, इससे ज़्यादा मुझे और कोई कैजुअल अप्रोच दिखती नहीं है। लेकिन अप्रोच कैजुअल बिल्कुल भी नहीं रहेगी प्लेयर की भी, ना ही फ्रेंचाइज की, बट वेरी हैप्पी फॉर द यंगर प्लेयर्स क्योंकि उनको प्राइस अच्छी मिल रही है एंड एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है परफॉर्मेंस करने का। जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि जो मेरे टॉपिक्स थे या मुझे लग रहा था, जैसे ऑर्ला प्रेंडरगास्ट है आयरलैंड की प्लेयर, या सारा ब्राइस है, या नडीन डी क्लर्क है, इसमें से ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको एक अच्छी प्राइस मिली? जैसे सारा ब्राइस, ऑफकोर्स मुझे लगा था कि एक अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, बेस प्राइस पर गई। हालांकि गई जरूर दिल्ली कैपिटल्स के पास से 10 लाख जो उनकी बेस प्राइस थी, लेकिन कम से कम दिल्ली कैपिटल्स के पास अब 3 विकेट कीपर हो गए। तानिया भाटिया के अलावा उन्होंने ब्राइस को भी अपने पास ले लिया है, एंड ऑफकोर्स एक नंदिनी कश्यप जिन्होंने भारतीय टीम में भी जिनका नाम आ गया, और एक युवा खिलाड़ी उनको भी ले लिया है। सो कम से कम वो बेस उनका कवर्ड है, एंड उनके वो ऑप्शन है उनके पास किसके साथ टीम में जाएंगे। नडीन डी क्लर्क एक और नाम जो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर है, वापस जाके एक और अपनी साउथ अफ्रीकन टीममेट के साथ शामिल होंगी, एंड मैं सेफली कह सकती हूँ कि शी हैज़ बीन टेकन एज एब्सोल्यूट स्टील। नडीन डी क्लर्क को बेस प्राइस पे मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपए में खरीदा। वहाँ ऑलरेडी क्लोई ट्रायन है, लेकिन फिर भी नडीन डी क्लर्क का जाके टीम में शामिल होना मैं समझती हूँ एक अच्छी परचेज है, एक अच्छी बाय है। सो ये कम से कम मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स ये खुश होंगे कि उन्होंने अपनी टीम और स्ट्रेंथन कर दी है। दिल्ली कैपिटल्स भी वैसे यही सोच रहा होगा कि उन्होंने अपनी टीम अच्छी बनाई है विद 3 विकेट कीपर्स। लेकिन इन सब के अलावा जो युवा खिलाड़ी हैं, स्पेशली जो इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स हैं या जिन खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया है, आई थिंक दे हैव बीन द बिगेस्ट बायज ऑफ दिस मिनी ऑक्शन। एंड जितने भी खिलाड़ी हैं ना, वो अगर लर्न भी कर सकते हैं यहाँ से WPL ऑक्शन में आने के बाद, टीमों के साथ शामिल होने के बाद, वो कम से कम इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाला समय तो इन्हीं खिलाड़ियों का है। विस्तार में एक लंबे डिटेल में हर स्क्वाड का एनालिसिस जरूर करेंगे, लेकिन जैसे ही ऑक्शन खत्म हुआ उसके तुरंत बाद इंडिया और वेस्ट इंडीज आमने सामने पहले T20 में मुंबई के अंदर सामने था, एंड जैसे ही हरमनप्रीत कौर को बोला गया कि आप जाके पहले बैटिंग करिए, वहीं सवाल था कि इंडियन टीम किसके साथ ओपन करेगी। उमा छेत्री को फाइनली मौका मिला स्मृति मांधाना के साथ बैटिंग करने का पहले T20 आई में, एंड मुझे लगता है कि भले ही उनका रनर बॉल स्कोर रहा हो, लेकिन जिस तरीके से उनका अप्रोच रहा,
50 रन से अधिक की पहले विकेट की साझेदारी, उसके बाद उमा आउट हो गई, फिर दूसरी विकेट की साझेदारी भारतीय टीम ने जेमी और स्मृति के साथ बनाई। मुझे लगता है ये पूरा अप्रोच ही बहुत अच्छा था। उमा छेत्री, मैं खुश हूँ कि उनको मौका मिला है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ऑस्ट्रेलिया में मौका मिलना चाहिए था, बट हैविंग सेड दैट कम से कम जहाँ मिला उन्होंने एफर्ट मार के दिखाया, फिर उन्होंने फील्डिंग भी अच्छी करके दिखाई। सो स्टार्ट बैटिंग का बहुत बढ़िया था। जेमी ने भी रन किए, एंड ऑफ द डे उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला, क्योंकि भारतीय टीम जीती भी थी। लेकिन मुझे फिर भी लगा कि 195 रनों से अधिक भारतीय टीम को जाना चाहिए था। 202, 210 के आसपास उनको टारगेट करना चाहिए था। और ये छोटा सा जो मार्जिन है ना, है बहुत छोटा, लेकिन ये 10 रनों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और शुरुआत से मेहनत करनी पड़ती है पहुंचने के लिए। फील्डिंग के अंदर भारतीय टीम ने फिर से थोड़े बहुत कैचेस छोड़े, पर वेस्ट इंडीज़ टीम तो कमाल की गेंदबाजी कर रही थी। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय टीम को फुल टॉसेस दी, छोटी गेंदें करी, थोड़ा सा ज़्यादा उनको समय लगेगा भारतीय कंडीशंस में यूज्ड होने में। एंड याद करिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने खेला नहीं है। जब से T20 विश्व कप खत्म हुआ है उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नहीं है, सीधा अब आके खेल रहे हैं भारत के अंदर, तो इसलिए थोड़ा जल्दी भी आया था एक्लेमेटाइज होने के लिए। लेकिन बैटिंग में जब आए तो ऑफकोर्स हेली मैथ्यूज़, डिएंड्रा डॉटेन तो नई रिक्रूट हैं गुजरात जायंट्स के, इनके ऊपर दारोमदार ज़्यादा रहने वाला था इतना लंबा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। हुआ नहीं वेस्ट इंडीज़ के साथ इतना आसान चेज में, लेकिन कम से कम हेली मैथ्यूज से जब मैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात कर रही थी तो वो खुश थी कि उनके छोटे छोटे टारगेट्स वेस्ट इंडीज़ टीम के थोड़े से ज़्यादा बेटर हुए फ्रॉम द टाइम वो जब इंडिया आए थे टू द टाइम कि वो अब कहाँ हैं। सो दे आर अ वर्क इन प्रोग्रेस टीम। देखिए, पहला मुकाबला तो भारतीय टीम ने आसानी से जीत लिया, हम सेफली कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से जीत हासिल करी 49 रनों से। लेकिन सेकंड T20 आए तक आते आते भारतीय टीम को और तेज होना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टीम का प्रदर्शन मुझे लगता है और बेटर होगा। वैसे तो भारतीय टीम ने मुश्किल से गेंदबाजी मैनेज कर ली क्योंकि रन्स बोर्ड पर थे, लेकिन अगर ये रन्स 140 से 150 होते तो कहीं ना कहीं ये 5 गेंदबाजों का जो पॉलिसी है ना भारतीय टीम की, वो कहीं मुश्किल में ना आ जाए। हालांकि स्मृति कह रही थी कि सजना एक छठा बॉलिंग ऑप्शन था, लेकिन इस्तेमाल तो नहीं किया। ऑप्शन था तो इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आपको हर ऑप्शन को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम में कोई बदलाव हो सकता है, होना चाहिए, और इसी तरीके से खेल चलना चाहिए? और आपके हिसाब से ऑप्शन के अंदर सबसे बढ़िया परचेज या सबसे बढ़िया बाय किस फ्रेंचाइज का है? थोड़े दिनों में ज़रूर बात कर लेंगे कि जो टीमों का लुक है वो किस तरीके से। पर सारी क्रिकेट इकट्ठे थोड़ी डिस्कस करनी है, धीरे धीरे डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं, अलग अलग स्ट्रोक्स लगाते रहेंगे। आप लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड do subscribe to the channel. Thanks very much for watching Different Strokes.